वेरी 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 गुड मॉर्निंग बच्चों। सीए इंटर जनवरी 26 के लिए सीए इंटर रीस्टार्ट बैच है ये। मतलब ऑनलाइन में हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन में तो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो कैसे रिवीजन करें? जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो कैसे रिवाइज करें अपने सिलेबस को, और जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ें, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे हम थ्रू आउट अपने रिवीजन में या पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखें। अगर आप अभी सितंबर 25 अटेम्प्ट के लॉ पेपर की बात करें तो सारे बच्चों का लगभग एक ही बोलना है कि लॉ का पेपर सबसे टफ था। केवल टफ नहीं था, अगर हम पिछले 5-6 साल की बात करें अटेम्प्ट की, नहीं तो भी इतना टफ पेपर नहीं आया था। टफ किस सेंस में था? क्या चीजें टफ थी? क्या हम क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, कि क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं, कि हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, कि टफ क्या था? अगर एमसीक्यू की बात करें बेटा तो 19 पेजेस के एमसीक्यू थे। अब आप लेंथीनेस का अंदाजा लगा लीजिए। अगर मार्क्स आपको 30 दे रहा है, एमसीक्यू मार्क्स 30 दे रहा है और 19 पेजेस हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 1-1.5 घंटा लग जा रहा है, तो इस हिसाब से आप कॉम्प्लेक्सिटी समझ सकते हैं। एमसीक्यू के बारे में हम लोग यही बोलेंगे कि एमसीक्यू को करने में टाइम लगा, वास्तव में टाइम लगेगा। और अगर बच्चा 30 मार्क्स के लिए अपना 1-1.5 घंटा एमसीक्यू में दे दे तो वैसे ही घबरा जाएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देख के, क्या मेरे पास टाइम ऑलमोस्ट हाफ बचा हुआ है और क्वेश्चन मुझे 70% करने हैं। तो क्या ऐसी बातें हैं जिन्हें हम लॉ की प्रिपरेशन में फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जिन बातों को हम कंसंट्रेट करें, वो कौन सी बातें हैं जो हमें कंसंट्रेट करनी होंगी? तो सबसे पहली बात, आप अपने दिमाग में कुछ चीजें एकदम सेट करें। पहला सेट करें कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो कॉन्सेप्चुअल होगा। पहला चीज जो आप सेट करें अपने दिमाग में वो ये सेट करें कि क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल होगा ही होगा। मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर चैप्टर की होनी ही चाहिए। चैप्टर कॉन्सेप्चुअल होगा ही होगा। दूसरी बात जिसके लिए हम तैयार होंगे वो है कि क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, क्वेश्चन लेंदी होगा। हम एग्जाम के दिन पेपर देख के डिसाइड करें और घबराएं उससे पहले हम अपने माइंड सेट को पहले ही तैयार करेंगे कि क्वेश्चन कंसेप्चुअल होगा, क्वेश्चन लेंदी होगा, क्वेश्चन ट्रिकी होगा। ये अपने दिमाग में बैठाइए कि क्वेश्चन आपका ट्रिकी होने जा रहा है, क्वेश्चन ट्रिकी होगा। आईसीआई अब डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आ रहा है। मतलब कोई भी बच्चा अपनी तैयारी अगर ऊपर से करे कि मैं ये चैप्टर ऐसे देख लूं, वो चैप्टर ऐसे देख लूं, ये चैप्टर ऐसे छोड़ दूं, तो भैया आपका पास होना बड़ा मुश्किल है। पास होना मुश्किल हो जाएगा अगर ऊपर से और हम सुपरफिशियल स्टडी करें चैप्टर्स की। तो इन डेप्थ स्टडी करनी है, थॉरो स्टडी करनी है, पूरा आईसीआई मटेरियल आना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आईसीआई कितना भी टफ क्वेश्चन रखे 60% लाना मुश्किल नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पे पकड़ना होगा। इसी बार जो क्वेश्चन डिपॉजिट का पूछा है, डिपॉजिट के क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि 1 करोड़ और 1.25 करोड़ का आपने एडवांस लिया है, तो क्या हम अपने बिजनेस में अगेंस्ट द गुड्स या अगेंस्ट द सर्विसेज एडवांस ले सकते हैं? तो आंसर है हाँ, हम एडवांस ले सकते हैं। अगर अगेंस्ट द गुड्स हम एडवांस ले रहे हैं तो 365 डेज के अंदर हमें गुड्स को डिलीवर कर देना होता है, और अगेंस्ट सर्विसेज ले रहे हैं तो जो इंडस्ट्री का नॉर्म है कि इतने दिन के अंदर वो सर्विसेज आपको दे देनी है, और 5 ईयर विच एवर इज लोअर उतने में आपको सर्विस प्रोवाइड कराना है, और नहीं तो वो पैसा डिपॉजिट मान लिया जाएगा। तो यहाँ कंपनी ने 2 तरीके का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। एक डिपॉजिट जो है
1 करोड़ का वो 2 साल के अंदर पे करना था और दूसरा 5 साल। तो जो 2 साल वाला है वो तो नहीं होगा क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री का नॉर्म और 5 years whichever is लोअर था। लेकिन दूसरा जहां था कि 7 साल और 5 साल whichever is लोअर, 7 साल दिया हुआ था इंडस्ट्री का नॉर्म और 5 साल, और हमने 6 साल के लिए लिया है, तो वहां तो 5 years लोअर हो गया और 6 साल के लिए था तो 1.25 करोड़ डिपॉजिट हो गए थे। तो क्वेश्चन ये हलवा नहीं था। अगर आपको ये बात याद थी कि अगेंस्ट दी गुड्स या सर्विसेज हम ले सकते हैं डिपॉजिट, तो कितने दिन में गुड्स डिलीवर करना होता है, कितने दिन में सर्विस है, और अगर आप उसको आपको पता भी है प्रोविजन, लेकिन अगर आप प्रोविजन को अप्लाई कर पाते हैं तभी डिपॉजिट का क्वेश्चन बना पाए होंगे आप। तो डिपॉजिट चैप्टर में जैसे पहला चैप्टर है डिविडेंड, डिविडेंड चैप्टर को अगर हम लोग देखें तो डिविडेंड चैप्टर के अंदर 2 सेक्शंस पे कमांड बनाना होगा, सेक्शन 123 एंड सेक्शन 127, जहां से वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पूछ सकते हैं। एमसीक्यू वाले जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 124, 125, 126, डेज याद करना है आपको। डिविडेंड चैप्टर में आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी फॉर्म नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, 5 सेक्शंस का चैप्टर है, 123 to 127 का। बहुत बार बच्चों के दिमाग में आता है, ये बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं डिपॉजिट चैप्टर छोड़ दूं, क्या मैं चार्ज चैप्टर छोड़ दूं, क्या मैं जीसीए छोड़ूं? क्यों छोड़ना, क्यों छोड़ना? सबसे पहले इसकी एनालिसिस करो कि चैप्टर का वेटेज क्या जा रहा है, चैप्टर कितना वेटेज आईसीए एग्जामिनेशन में रखता है। 15 चैप्टर टोटल पढ़ने इन लॉ में, हम क्यों एक भी चैप्टर छोड़ेंगे? हम सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। आईसीए तो सिलेक्टिव तो कर नहीं रहा कि वो क्वेश्चन इस बार डिपॉजिट से नहीं देगा, इस बार चार्ज से नहीं देगा, इस बार डिविडेंड से नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी होगा, कुछ भी होगा। हमें क्या याद रखना है, हमें सारा कॉन्सेप्ट, हमें हर सेक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर बात कंपनी चैप्टर की कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए सेक्शन 123 क्या बोलता है, 124 क्या, 125 क्या, 126 क्या, 127 क्या है, डिविडेंड का पता होना चाहिए। आईसीए एग्जामिनेशन में आप कभी भी सिलेक्टिव स्टडी करके सीए नहीं बन पाइएगा। तो सबसे पहले दिमाग में रखिए कि मुझे 15 चैप्टर पढ़ के जाना है, एग्जामिनेशन में बैठना है जनवरी 26 अटेम्प्ट में। सारे चैप्टर थोरोली पढ़ने हैं। आईसीआई का एक एक लाइन हम रीड करेंगे। हम आपको इसका हैंड रिटन नोट्स दे देंगे, आपको नोट्स की चिंता नहीं करनी है। हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे जिसमें हाथ से लिखा हुआ, आपको नोट्स पे नहीं लिखना, उस नोट्स को बस पढ़ना, समझना, आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ना, उसको क्वेश्चन में इंप्लाई करना और अपने आप को तैयार करना, ये आपका काम होगा। लिखने का, नोट्स बनाने का टाइम हम लोग बचा लेंगे। आपको हैंड रिटन डिटेल्ड नोट्स देंगे हम, डिटेल्ड, जिसमें उस चैप्टर का पूरा डिटेलिंग है, पूरा डिटेलिंग है। आपको समझाएंगे, हम हैंड रिटन नोट्स दे देंगे, चैप्टर समझा देंगे। उसके बाद आईसीआई के मॉड्यूल खोलिए और आईसीआई में मॉड्यूल में उस जो भी चैप्टर चल रहा है, जो भी सेक्शन चल रहा है, उसको आप एकदम थोरोली रीड कीजिए। आईसीआई जो अपना मॉड्यूल के नीचे इलस्ट्रेशंस देता है, उस इलस्ट्रेशंस को बनाइए। बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आईसीआई ने बनाया है। वो जो आपको कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के बाद टॉपर्स की जो बुक मिलेगी आपको लॉ की, उसमें भी इसी तरीके से बुक का प्रेजेंटेशन है। कॉन्सेप्चुअली हर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के बुक को बनाया गया है। आपके पास पढ़ने के लिए हैंड रिटन नोट्स है, आपके पास पढ़ने के लिए टॉपर्स का बुक है, आपके पास आईसीआई मटेरियल है। 3 बुक है आपके पास, 3 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। जब ये तीनों चीजें हो जाए, और बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि भाई मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा जब सिलेबस, नो, दिस इज आल्सो बिग मिस्टेक।
कि हम पूरा सिलेबस पहले फिनिश करते हैं फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं। हम जैसे कि चैप्टर फिनिश करेंगे वैसे वैसे हम उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करेंगे। आईसीआई के हर चैप्टर के अंत में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए हैं उन्होंने, वो सब पास्ट ईयर क्वेश्चन है, वो आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। हर एक चैप्टर के बाद आईसीआई के आईसीआई को पूरा एक बार रीड करेंगे और एक बार आईसीआई के पूरे क्वेश्चंस बनाएंगे हम। अपने पढ़ने में कमी रखते हैं, जो भी बच्चा ये करके गया वो कंफर्टेबल है पेपर के अंदर। हाँ, उसका एक्सपेक्टेशन था कि 80 लाएगा, 80 नहीं लाएगा, पर 60 कहीं नहीं जाएगा। ये बहुत किस्मत खराब हो जाए, हम बहुत डिस्टर्ब हो गए एमसीक्यू देख के, तो अभी 40, 45, 50 ला के पेपर तो बचा लेंगे, अटेम्प्ट तो बचा लेंगे। क्वेश्चन सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल होंगे, क्वेश्चन लेंथी होगा, क्वेश्चन ट्रिकी होगा। आज ही दिमाग में बैठाइए, ये जिस क्वेश्चन देख के और जनवरी अटेम्प्ट में नहीं बोलना, आज ही बोलना है क्या कि लॉ का पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा, लॉ का पेपर लेंथी होगा, लॉ का पेपर ट्रिकी होगा। हम तैयारी आज ही करेंगे इस बात की। हम क्वेश्चन देख के उसकी एनालिसिस देख के नहीं बोलेंगे कि ऐसा हो गया, माइंड सेट है मेरा कि क्वेश्चन ऐसा ही होगा। तो बात सही है। तो मान लो जब हम पहला चैप्टर, ये एबीसी एनालिसिस है चैप्टर्स के कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमें कितने इन डेप्थ में जाके चैप्टर को ब्रेक करना है। तो सबसे पहले ये वो चैप्टर्स है जो आपको पास कराने में मदद करते हैं। 7 चैप्टर देखिए, ये आपको पास कराने के लिए मदद करते हैं। मतलब कोई बच्चा अगर इन 7 चैप्टर्स पे पकड़ बना ले, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिपॉजिट, चार्जेस, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, ऑडिट और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो वो लॉ में पास हो जाएगा। टोटल लॉ में 15 चैप्टर पढ़ के जाएंगे, तैयार करके जाएंगे, हम तैयार होके जाएंगे। लेकिन वो ऐसे 7 चैप्टर जो आसान है और जिनको करने के बाद आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगा कि भैया चाहे कुछ हो जाए, पेपर चाहे जैसा भी हो, मुझे कोई डर नहीं है। ना तो मुझे पेपर में पास होने का कोई डर है, ना मुझे स्कोरिंग का डर है। ये सबसे पहले क्लियर करना होगा। तो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड की अगर बात करें बेटा हम लोग, तो इस चैप्टर में 5 ही सेक्शन है। 5 सेक्शन अच्छे से इलेबोरेट करके रीड करें, उसके बाद एक बार आईसीआई में जाके खंगालें, उसके बाद जितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कर लीजिए, डिविडेंड कंप्लीट, दूसरे चैप्टर में मूव करें। दूसरा चैप्टर है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैंने आपको पढ़ाया है, आपने मुझसे पढ़ा है, तो आपको डिपॉजिट आसान लगता है क्योंकि हमने पूरा तोड़ा है डिपॉजिट को। हमने डिपॉजिट को पार्ट्स में तोड़ दिए पूरा। सेक्शन वाइज तो आपको सेक्शन 73, 76 और 76 यही पढ़ना है। 74 इररिलेवेंट हो चुका है और 75 डिलीट हो चुका है। तो सेक्शंस अगर डिपॉजिट चैप्टर में हम लोग बात करें तो 3 ही हमारे काम के सेक्शंस हैं, सेक्शन 73, सेक्शन 76 और सेक्शन 76 ए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें 3 सेक्शंस पढ़ लिए, उसके बाद इन्होंने बताया कि इसमें से बताओ क्या डिपॉजिट है क्या डिपॉजिट नहीं है। जैसे इस बार भी क्वेश्चन पूछा तो आपको एक लिस्ट इन्होंने दिया हुआ है कि ये निगेटिव लिस्ट, ये डिपॉजिट नहीं है। इसको छोड़ के पब्लिक से आप जो भी अमाउंट रिसीव करते हैं, पैसे रिसीव करते हैं, वो डिपॉजिट है। इसको छोड़ के जो भी पैसे आप पब्लिक से एक्सेप्ट कर रहे हैं, पब्लिक से ले रहे हैं, वो डिपॉजिट है। तो अब सवाल ये है बेटा कि हम किस किस नाम से पैसा पब्लिक से ले रहे हैं। अब वो डायरेक्ट नहीं, उसमें बहुत सारे, आप अगर प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर से या उनके रिलेटिव से लोन लेती है, पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से लोन लेती है, तो वो जो लोन अमाउंट है वो डिपॉजिट
कब नहीं होगा? जब वो उनका सेल्फ फंड है बेटा, सेल्फ जनरेटेड फंड है। अगर डायरेक्टर कहीं से बोरो करके लोन लेके कंपनी को उधार दे रही है तो वो डिपॉजिट हो जाएगा। अगर प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर या उसका रिलेटिव सेल्फ जनरेटेड फंड कंपनी को दे रहे हैं तो वो डिपॉजिट नहीं है, लेकिन कहीं से बोरो करके दे तो वो डिपॉजिट है। तो वहां पे कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट को जब आपने पढ़ा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए वहां पे उस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीकेशन है आपको लगवा वहां पे, और वो कॉन्सेप्ट लगाओ और कॉन्सेप्ट लगा के डिपॉजिट है कि नहीं है। बताएं अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है नहीं तो क्या एनालिटिकली सोच पाएंगे क्या क्वेश्चन को? क्वेश्चन एनालिटिकल होगा मतलब कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या उस कॉन्सेप्ट को लगाना है कि केवल कॉन्सेप्ट या प्रोविजन रख रहे हैं हम? अगर आंसर है आपका कि नहीं मुझे प्रोविजन अप्लाई करने आता है, मैं एनालिटिकली उसको अप्लाई कर सकता हूं, तो अगर आप एनालिटिकली अप्लाई कर सकते हैं तो ही आप आईसीए का एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं। तीसरे चैप्टर में आएंगे, चार्जेस का चैप्टर है। यहां हम लोन लेंगे जिसके बदले में गिरवी रखेंगे। अगर हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखेंगे तो हम बोलेंगे मॉर्गेज क्रिएट किया है। मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखेंगे तो प्लेज और स्टॉक इन ट्रेड के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं तो हाइपोथेकेशन। तो क्या ये किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसका एसेट गिरवी है? हाँ, तो ये बात क्या रजिस्ट्रार को बतानी होगी? तो आंसर इज यस, रजिस्ट्रार को बतानी होगी, ये बात रजिस्ट्रार को बतानी होगी। जब लोन का रीपेमेंट कर दे तो भी बताना होगा, रजिस्टर मेंटेन करना होगा। तो ये जो बातें क्रिएशन से लेके और पेमेंट तक मॉडिफिकेशन, चेंजेस हुए हैं तो मॉडिफिकेशन, और पेमेंट कर दिया तो सेटिस्फैक्शन, ये सारी बताना। यहाँ पे भी सेक्शन 77 to 87 का रेंज है, 11 सेक्शन का ये चैप्टर है, ई फॉर्म से सीएचजी 10 तक। ये चैप्टर भी अकेला नहीं आता, बहुत बार चार्जेस डिविडेंड मिला के क्वेश्चन पूछे, जीसीए के साथ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर हर चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और हर चैप्टर को आप एनालिटिकली पढ़ रहे हैं कि हाँ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उन चीजों को अगर हम लगा पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, कोई आपको फेल नहीं करवा पाएगा एटलीस्ट लॉ पेपर में। फिर हम आते हैं अपने चौथे चैप्टर की ओर जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखने में बड़ा लेंथी चैप्टर और आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 88 to 122 का 35 सेक्शन का चैप्टर है। सेक्शन 88 to 122 तक का चैप्टर है। अब इसको भी हम लोग पार्ट में बांटे। पहला पार्ट रजिस्टर रिटर्न का हो जाएगा, दूसरे पार्ट में हम लोग मीटिंग वगैरह की बात करेंगे, सेक्शन 96 एजीएम की। तीसरे पार्ट में हम लोग वोटिंग की बात करेंगे, और लास्ट पार्ट में हम लोग रिजोल्यूशन वगैरह की बातें करेंगे। तो अगर हम लोग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को पार्ट में बांट दें तो फिर चैप्टर को पढ़ना, चैप्टर को याद करना हमारे लिए आसान होगा। इस बार एक क्वेश्चन पूछा आईसीआई में, एजीएम 4 दिन लेट हुआ था तो पेनल्टी का क्वेश्चन था। सेक्शन 99 की पेनल्टी को हम लोग मार्क करा दें कि इंपॉर्टेंट मार्क करो, सेक्शन 99 की पेनल्टी पूछेंगे वो। एजीएम नहीं हुआ अगर ड्यू डेट को, या जो आपने डेट बोला नहीं हुआ अगर एजीएम ड्यू डेट को, तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा ही लगेगा।
और जितना डिले होगा पर डे के लिए 5000 रुपीज का पेनल्टी लगेगा। इस बार भी जो उन्होंने पेनल्टी पूछा वो आपका 1 लाख प्लस 4 दिन का डिले हुआ था तो 5000 इंटू 4 1,20,000 की पेनल्टी लगी। उसके बाद वोटिंग इंपॉर्टेंट है, मीटिंग इंपॉर्टेंट है, रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता तो है ही कि क्या इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप उस इंपॉर्टेंट पे टाइम लगा रहे हैं, एक सेक्शंस को अगर हम एनालिटिकली नहीं पढ़ रहे हैं और अगर हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं तो गलती तो हमारी है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जब मूव कर रहे हैं बेटा, उसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंट्स ऑफ कंपनी का। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर के अंदर सेक्शन 128 टू 138 सेक्शंस का ये रेंज है। सेक्शन 128 टू 138 सेक्शन का रेंज है। चैप्टर फिर से बड़ा है, कुछ सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भाई सीएसआर, इस बार भी सीएसआर का क्वेश्चन पूछा। सीएसआर का 3 इयर्स का आपको उसने टर्नओवर दे दिया और बोला कि जो प्रॉफिट है वो 20% मार्जिन है, जो प्रॉफिट है वो टर्नओवर का 20% मार्जिन रखता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, टर्नओवर 3 साल का दिया था, 20% प्रॉफिट है तो सबका 20% निकाल लेंगे, उनका एवरेज निकाल लेंगे। अगर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो भैया सीएसआर लगेगा। उन्होंने जो कंपनी दी वो फॉरेन कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई थी, तो क्या सीएसआर एप्लीकेबल है? हाँ भाई, सीएसआर इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। CSR is applicable to every company including foreign company। 5 करोड़ से ज्यादा 15 करोड़ आ रहा था एवरेज, तो हाँ लगेगा आप CSR। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि CSR कमेटी बनानी है कि नहीं बनानी, तो अगर आपका CSR मैंडेट 50 लाख से कम है तो आपको CSR कमेटी नहीं बनानी होती है। 30 लाख निकल के आ रहा था तो भाई CSR कमेटी नहीं बनानी। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहीं आसमान से टपक रहा है बेटा, क्वेश्चंस हमारे पढ़े हुए हैं। हाँ, क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं कि आपको ये वो टर्नओवर का 20% कैलकुलेट करवा रहे हैं, ये नया हो सकता है पर कॉन्सेप्ट तो वही है। CSR सेक्शन 135 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आएगा क्वेश्चन सेक्शन 130, 131, 134 बोर्ड रिपोर्ट, 137 फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है ये हमें पता तो है ही। हम प्रोविजन पढ़ भी समझ भी रहे या पढ़ के इम्प्लाई कर सकते हैं क्या, तो हमें इस पे भी काम करना है। मतलब हमने प्रोविजन पढ़ लिया और उसके बाद चलो क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन देखो कि जो तुमने प्रोविजन पढ़ा उस पे बेस्ट क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये देखो, ये जरूरी है। मतलब हर दिन आप जो चैप्टर पढ़ेंगे, जो प्रोविजन पढ़ेंगे, उसमें बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए क्लास में मेरे साथ और बताइए क्वेश्चन सॉल्व करके कि क्या क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आंसर है कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो है। हाँ, एग्जाम क्वेश्चन 1.5 पेज का होगा, ये लेंथी हो सकता है। उसके बाद ऑडिटर फिर से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आएगा ही क्वेश्चन में। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पे भी बड़ा ध्यान दिया हुआ है, इस बार भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड से क्वेश्चन MCQ भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, आएगा ही आएगा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड से क्वेश्चन। इस बार तो एक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो किस लैंग्वेज में होने चाहिए, बताओ।
ऑफिस के बाहर जो आपने डिस्प्ले किया है एड्रेस वगैरह, वो तो इंग्लिश में भी होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में भी होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में भी होना चाहिए, लेकिन बाकी जगह बाकी डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में भी होंगे तो चलेगा। किस कदर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। कमेटी जो बनाएंगे उसमें 2 पर्सन होने चाहिए थे। सीएसआर कमेटी अगर फॉरेन कंपनी का बना रहे हैं तो उसमें 2 पर्सन होने चाहिए थे। एक पर्सन जो फॉरेन कंपनी के बिहाफ में यहाँ सारे डॉक्यूमेंट रिसीव करता था, जो रेसिडेंट होना चाहिए था। तो कमेटी जब वो बनवा रहा था तुमसे सीएसआर कमेटी, तो सोचो सीएसआर कमेटी पे बेस्ड है वो आपसे नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट पे नहीं खेल रहे हैं। इस बार नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट करवाया आपसे, पर क्वेश्चन में सीएसआर कमेटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, सीएसआर कमेटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब किस हद तक जाके वो हमसे एनालिसिस कराएंगे क्वेश्चन का, ये आपको नहीं पता। तो प्रिपेयर होइए इस तरीके से कि हम हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इन 7 चैप्टर्स पे पकड़ बनाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे उन चैप्टर्स पे जिसके बिना हम जा ही नहीं सकते पेपर में, 3rd मॉड्यूल। तो हम शुरू करेंगे 2nd मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। चैप्टर हम रिवीजन शुरू करने हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविडेंड, अकाउंट्स ऑडिट, ऑडिट ऑडिटर, और उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, आउटसाइड इंडिया। पहले ये 5 चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद रिवीजन में हम आएंगे तो हम ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे 3rd मॉड्यूल। पहले पढ़ेंगे 2nd मॉड्यूल, फिर पढ़ेंगे 3rd मॉड्यूल, और फिर पढ़ेंगे 1st मॉड्यूल। तो हमारा रिवीजन शेड्यूल जो है उसमें चैप्टर्स क्या कवर होने जा रहे हैं बेटा, कैसे कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग पहला प्रेफरेंस देंगे 2nd मॉड्यूल को। 2nd मॉड्यूल हमें पास करने में मदद करेगा, स्कोरिंग में मदद करेगा। उसके बाद हम 2nd प्रेफरेंस देंगे 3rd मॉड्यूल को। 3rd मॉड्यूल में अदर लॉ है, 3rd मॉड्यूल में अदर लॉ और एलएलपी है, इसको 2nd प्रेफरेंस देंगे, इसमें टाइम भी लगाएंगे। और 3rd जो है हम 1st मॉड्यूल में जाके और उनके चैप्टर्स पढ़ेंगे। 1st मॉड्यूल में जाएंगे और उनके चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसी क्रम में। जैसे पहले पढ़ेंगे हम चार्जेस, डिपॉजिट, और उसके बाद हम शेयर कैपिटल, प्रोस्पेक्टस, इनकॉर्पोरेशन और प्रिलिमिनरी की ओर मूव करेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर होगा पढ़ने का। फर्स्ट प्रेफरेंस 2nd मॉड्यूल को देंगे। 2nd मॉड्यूल से हमारा फ्लो बन जाएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे स्कोरिंग करना है, ये पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हम चलेंगे अपने अदर लॉ पे। अदर लॉ का रिवीजन 6 बार होगा, 6 टाइम्स। एक बार हम आपके साथ करें, आप मेरे साथ करें, उसके बाद 5 बार और रिवाइज करना होगा अदर लॉ। अदर लॉ कंपनी लॉ में क्या अंतर है बेटा, कंपनी लॉ के जो टर्मिनोलॉजी है बड़े हमें नॉन टर्मिनोलॉजी है। हम जानते हैं कंपनी क्या होती है, डिविडेंड क्या होता है, ऑडिटर क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेयर कैपिटल डिवेंचर क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है, चार्ज क्या, हम ये सारे टर्म्स जानते हैं। इनके साथ हमारा फैमिलियर रिलेशनशिप है। लेकिन अदर लॉ के जो टर्मिनोलॉजी है वो उनके साथ हमारा फैमिलियर नहीं है। हम इंटरप्रिटेशन में जब प्राइमरी रूल पढ़ते हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, इंस्टीट्यूशन जनरस, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, तो ये हमारे फैमिलियर वर्ड्स नहीं है। जब हम नॉसिचर और सॉसिस पढ़ते हैं, कॉन्टेम्पोरानिया एक्सपोजियो पढ़ते हैं, ये हमारे डेली यूज के हमारे नॉन या फैमिलियर टर्म्स नहीं है। तो जिस तरीके से हम कंपनी में फैमिलियर हैं, कंपनी की टर्मिनोलॉजी में फैमिलियर हैं, क्या उसी तरीके से हमें अदर में उतना ही फैमिलियर होना होगा? आंसर इज यस। आपसे कोई पूछे नॉसिचर और सॉसेस, कॉन्टेम्पोरानिया एक्सपोजियो, इजुस्टेट जेनेरिक्स, तो आपको लगे कि भाई ये तो मुझे सारे आते हैं। आपसे कोई बोले इंटरनल एड, आपको बोले कोई एक्सटर्नल एड आता है?
ये टर्मिनोलॉजी आती है। जनरल क्लॉजेस एक्ट के दो पार्ट हैं, पहले पार्ट में हमने 28 डेफिनेशंस पढ़ा है और सेकेंड पार्ट में स्पेशल इंटरप्रिटेशन करते हैं। स्पेशल वो हमें आना चाहिए। फेमा, फेमा देखने को बहुत छोटा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर, छोटू चैप्टर। क्वेश्चन, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आके क्या नहीं कर सकता? आपने पढ़ा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कि वो इंडिया में आके चीट फंड, निधि फंड, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह में पैसे नहीं लगा सकता। हाँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर टाउनशिप है तो लगा सकता है। तो अब ये बात है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मेट के, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट फॉर्मेट के। रूल्स पता है, कुछ ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन की लिस्ट याद करना पड़ेगा कि हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ज्वाइंट वेंचर वगैरह में नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो टी टोबैको का जो है अप टू 10% जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है वो फ्री है, उसके अलावा बाकी सारे ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है। तो वो जो लिस्ट है, शेड्यूल्स है, वो हमें याद होने चाहिए। शेड्यूल 1, 2, 3 हमें याद होना चाहिए। कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या, करेंट अकाउंट है, आना चाहिए। प्रेसिडेंशियल स्टेटस आना चाहिए, आता है तो हो गया फेमा। तीन ही चीज ही है। एलएलपी, बहुत बार एलएलपी को हल्के में ले लेते हैं बच्चे। ये मॉड्यूल, इसमें जो कुछ पेजेस है 10-12 पेज, वो फाउंडेशन वाली है। एलएलपी क्या, एलएलपी का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, एलएलपी कंपनी से अलग कैसे है, एलएलपी पार्टनरशिप से अलग कैसे है, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन तो वही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं इंटरनेट पे, वो आना चाहिए। जिसमें एक क्वेश्चन था कि इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा है बेटा कि अगर एलएलपी का एक पार्टनर है, वो छोड़ के जा रहा है सिटीजन, तो क्या वो खुद भी आरओसी को बता सकता है क्या? बोल रहा है हाँ बता सकता है फॉर्म 4 में कि मैंने एलएलपी छोड़ दी। अब रजिस्ट्रार एलएलपी से ये बात स्पेशल नोटिस दे के 15 दिन के अंदर कंफर्म करता है। तो क्वेश्चन तो होगा, और क्वेश्चन आपके सारे पढ़े हुए भी हैं। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है जो तुमने नहीं पढ़ा है उसका तुमको प्रोविजन नहीं आता। लेकिन क्या एप्लीकेशन आता है? क्या हम चैप्टर का, क्या हम क्वेश्चन पेपर का लेंथ देख के घबरा रहे हैं? क्या हम उसका इतने पेजेस में एमसीक्यू है, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा सोच ले रहे हैं? नो डाउट कि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगा है एमसीक्यू, नो डाउट इसमें कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से भी किया हो तो एक घंटे का टाइम उसको एमसीक्यू में गया है, ये बात हम मानेंगे लेंथ वाइज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हम फेल हो जाएंगे लॉ में, या लॉ में पास होना मुश्किल था, या पेपर ऐसा था कि कोई पास ही नहीं होगा, ये सब नहीं है। एक बात और याद रखें कि अगर पेपर इस तरीके का उन्होंने सेट किया है एनालिटिकली, तो मार्किंग भी उसी तरीके से लिबरल होगी, नो डाउट। यहाँ पे आईसीआई जो है थोड़ा रहमदिल होता है, जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आउट ऑफ बॉक्स लगता है बच्चों को तो मार्किंग होगी वैसे लिबरल, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो बीत गई सो बात गई। क्या नेक्स्ट, क्या रीस्टार्ट, क्या हम वहीं रुक जाएं या आगे बढ़ते रहे? तो हमेशा आंसर है आगे बढ़ते रहे। रुकना तो सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन हमेशा मूव करना, आगे बढ़ना ही होता है बेटा। तो ये तो करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद उन चैप्टर्स पे आएंगे जो एग्जाम में आते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि तुम प्रोस्पेक्टस पढ़ के मत जाओ, शेयर कैपिटल पढ़ के नहीं जा रहे, ये कभी हम नहीं बोलते। बाकायदे हम आपको ये जरूर बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा 3 to 22 उसको पढ़ना है तो उसमें अगर वो 10 ये सेक्शन पढ़ के चला जाए तो काम हो जाएगा, ये हम बोलेंगे, आज भी बोल रहे हैं। उसी तरीके से शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर की बात करें तो सेक्शन 43 to 72 का रेंज है बेटा। सेक्शन 43 to सेक्शन 72 का रेंज है, 30 सेक्शंस के चैप्टर हैं, 30 सेक्शन का चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। कुछ सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना ही होगा। तो सबसे पहला कि क्वेश्चन चैप्टर एक भी छोड़ के नहीं जाएंगे, हम सारे के सारे चैप्टर कवर करेंगे। पहली बात, किस ऑर्डर में
में करेंगे, हम पहले मॉड्यूल 2 करेंगे, फिर मॉड्यूल 2 से हम पूरे फ्लो में आ जाएंगे और पास होने वाला काम हो जाएगा। फिर हम आएंगे स्कोरिंग की ओर, जो कि बिना अदर लॉ के नहीं होगा। और सबसे लास्ट में रेसिड्यूरी पढ़ना 15 के 15 चैप्टर है। 15 के 15 चैप्टर 3 मंथ्स में आपके टिप्स पे होंगे, मेरी गारंटी है, अगर आप मेरे साथ रिवीजन करते हैं। लेकिन रिवीजन फ्रूटफुल ये नहीं कि आज मेरा मन कर रहा है तो क्लास देखे, नहीं, आपको डेली लाइव होगा 9 बजे तो बस किसी चैनल पे सुबह 9 बजे लाइव होगा, आपको डेली मेरे साथ रिवीजन करने। डेली लाइव आके रिवीजन कीजिए, 1.25 घंटे का रिवीजन सेशन लेंगे, बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, 1.25 घंटे लॉ मेरे साथ रिवाइज करें और उसके बाद छोड़ दें। उसके बाद आप बाकी चैप्टर, आपने सब्जेक्ट पढ़े, आप लॉ मत पढ़े, आप डेली 1.5 घंटे लॉ पढ़े, उसके बाद लॉ मत पढ़े। डेली 1.5 घंटे मुझे दीजिए, 3 महीने तक आप मुझे 1.5 घंटे सुबह लॉ का दीजिए, सुबह 9 बजे 1.5 घंटे रोज। बहुत कम भी, बहुत खराब भी, बहुत टफ पेपर भी आ जाए तो 60 नंबर कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा वादा रहा। लेकिन आप डेली लाइव आइए सुबह 9 बजे, मेरे साथ जुड़िए, क्लासेस देखिए, पढ़िए, जैसे बोल रहे हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए और देखिए होता है कि नहीं होता। तो कल से आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था जिसमें हमने एक इंफॉर्मेशन दिया कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, 3 चीजों के लिए तैयार रहेंगे। 4, पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होगा, क्वेश्चन लेंथी होगा, क्वेश्चन ट्रिकी होगा और क्वेश्चन एनालिटिकल होगा। माइंडसेट तैयार कीजिए, जितना अच्छा माइंडसेट रहेगा उतना अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस माइंडसेट के साथ कल से सुबह 9 बजे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसके बाद अदर लॉ और उसके बाद फर्स्ट मॉड्यूल। इस तरीके से हमारा रिवीजन शेड्यूल होगा। रिवीजन शेड्यूल मैंने आज जारी किया है टॉपर्स के ऐप पे और यूट्यूब लाइव डेली क्लासेस चलेंगी, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आप मेरे साथ जुड़े और जनवरी में बहुत से अच्छा से अच्छा करने के बारे में, लॉ के बारे में सोचें। तो कल सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें और सारा खेल लगने का है ICAI एग्जामिनेशन का। कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क करते रहें, निश्चित तौर पे आप जनवरी में भूतपूर्व पास होंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।